Hey guys, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. आज की क्लास में हम बायोलॉजी के क्लास 11th के चैप्टर 11th के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम रहेगा ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ठीक है, सो अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल को आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। इट इज़ स्टडी स्किल सक्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इनटू प्लांट रूट सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड। हम सबको हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट कर रहा है, चाहे वो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। वाटर या मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज़ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि वाटर जो है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से खुद की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है एंड दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। अगर इनके बीच में, इस प्रोसेस के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, वाटर का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस तरीके के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन मोस्टली 98 to 99% किस तरीके से होता है? पैसिवली ही होता है। लेकिन मिनरल्स जो है इनका एब्जॉर्प्शन पैसिवली नहीं होकर के मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, प्लांट एक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये काम क्यों होता है? क्योंकि मिनरल जो होता है दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, सल्फेट है, ये आप सबको पता है, दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इनके लिए उतना इजी नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज मिनरल का जो कंटेंट है सॉइल के अंदर वो उतना ज़्यादा हायर नहीं होता जितना पानी का कंटेंट होता है। ठीक है, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इज रैदर लोअर। कई बार ये भी होता है कि मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर ज़्यादा है, सॉइल के अंदर कम है। ठीक है, तो उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मिनरल्स को क्या करना पड़ सकता है? एब्जॉर्ब करना पड़ सकता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कर रहा है, चाहे वो अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है, लेकिन मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एटीपीज खर्च करने पड़ता है। इसलिए ये कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है इस तरीके का एब्जॉर्प्शन? दिस इज नोन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मिनरल्स के लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वाटर के लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इन द रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज। वो प्रोसेस जिससे कि वाटर जो है रूट्स के अंदर एंटर होता है उसे क्या कहते हैं? हमने अभी बात की थी कि जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज़ बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन, कि उसके लिए प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो थोड़ा सा आपको वॉइस में भी थोड़े से वॉइस के अंदर इश्यूज आए। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क आता है? देखो, नॉर्मल डिफ्यूज़न तो क्या है कि जैसे अगर कोई रूम है, इसके अंदर आपने एक परफ्यूम की बॉटल कंप्लीटली ओपन कर दी या गैस लीक हो गई, तो वो गैस पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी, इवनली स्प्रेड हो जाएगी, जब तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन हर जगह बराबर नहीं हो जाती। इससे आप एक कंप्लीटली समझ सकते हो डिफ्यूजन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये चीज़ होती है कि वाटर है बाहर, वाटर का अंदर जाना है, तो वो वायर डिफ्यूज़न अंदर जा रहा है। लेकिन व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या हो जाता है कि कई बार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर लिपिड सॉल्यूबल और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन्स की बनी होती है। तो लिपिड में जो पार्ट होता है उस कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लिपिड में सॉल्यूबल नहीं होते हैं या लिपिड से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और चैनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये कैरियर प्रोटीन और चैनल होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। सो इस तरीके का डिफ्यूजन, जिसमें डिफ्यूजन के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये डिफ्यूजन भी इट विल हैपन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कहा जाता है सांद्रता प्रवणता। यहाँ पर एकाग्रता प्रवणता है नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है सांद्रता प्रवणता, यानी कि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ATPs काम में आ जाएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इट विल हैपन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए क्या चाहिए होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिपिड। जो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल्स को काम में लेते हैं, और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन लिपिड्स। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमें तीनों चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the requirement for the transport of substance through a membrane? It is not thorough, it is through a membrane from a region of lower concentration to higher concentration. हमने अभी तक बात की थी कि along the concentration gradient, along the concentration gradient का मतलब क्या था कि अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट जो है या जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो खुद की हायर कॉन्सेंट्रेशन से खुद की ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ नोन एज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये होता है नॉर्मल डिफ्यूजन से, और ये होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम इट्स ओन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये कह रहा है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमने बात की थी कि अगर जहाँ पर भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात आएगी तो वहाँ पे प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ATPs खर्च करने पड़ेंगे। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, इनपुट ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऑफ एनर्जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कैसे होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रैवल करना है तो इट विल नीड सम इनपुट ऑफ एनर्जी। Phenomenon of plasmolysis occurs when cells are kept in hypertonic, these are kept in hypotonic, cells are kept in hypotonic। ओके, ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, नन ऑफ द अबव। प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं, इसके लिए पहले हमें हाइपर, हाइपो और एक और टर्म आते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक। ठीक है, ये तीनों टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो काफ़ी रहेगा। पहली बात तो ये कि ये तीनों टर्म्स फिक्स्ड नहीं है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव या हिंदी में इसको कहा जाता है सापेक्ष चीज़ें। ठीक है, रिलेटिव या सापेक्ष का क्या मतलब है कि अगर मैंने कह दिया कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, 5% है, 5% का शुगर सॉल्यूशन है। 5% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उसमें 5 ग्राम तो क्या है, चीनी है। ठीक है, और 95 ml क्या है, पानी है। अगर मैं इसके साथ में कोई और सॉल्यूशन को कंपेयर करूँ जो भी कितने % का है, 5% का ही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोनिक, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर इस 5% के सॉल्यूशन को मैं 10% के सॉल्यूशन के साथ में कंपेयर करती हूँ, ठीक है, तो 5% का सॉल्यूशन तो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, और 10% का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक। ठीक है, कंपेयर करने पर यही 5% का सॉल्यूशन आइसो भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ऑल्सो हाइपर। अगर इस 5% के सॉल्यूशन को हम 2% के सॉल्यूशन के साथ में कंपेयर करते हैं, 2% का शुगर सॉल्यूशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, उस वक्त कंसिडर किया जाएगा हाइपरटोनिक, और 2% वाला कैसे कंसिडर किया जाएगा, हाइपोटोनिक। तो दीज आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के रिलेशन में ही इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब सेल को किस में रखा जाता है, सेल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जितनी भी सेल के साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन है, उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का अगर सॉल्यूशन ले लिया जाता है। मान लिया कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन 25% है, 25 से ज़्यादा कुछ भी ले लिया, 26, 27, 30, 35, 35, 40, कितना भी परसेंटेज आपने ले लिया, तो वो सारे के सारे किस में कंसिडर किए जाएंगे, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में रखने पर होता क्या है कि जो प्लांट सेल है, हमें पता है कि ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। प्लांट सेल के अंदर पानी जो होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर पानी बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस।
ठीक है। और हाइपोटोनिक में रखने पर पानी क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक काफ़ी ज़्यादा हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक प्रॉपर गैप आ जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज साइटोप्लाज्म के श्रिंक होने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि जो आपके पानी है वो सारा का सारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। साइटोप्लाज्म जो है वो आपके कैसा होता है कि पानी जब बाहर निकल जाएगा, मोस्ट ऑफ द पानी होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सेल्स क्या होने लग जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन सेल्स आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हेन अ सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड, जब एक सेल प्लाज्मोलाइज्ड होती है तब ये क्या हो जाती है, फ्लैसिड, टर्जिड या क्या कंडीशन में आ जाती है। टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में रखी जाएगी तो पानी क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा, प्रोसेस जो होएगा वो क्या होएगा, एंडोऑस्मोसिस। और उस टाइम पीरियड पे क्या होएगी, सेल जो है वो, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है तो सेल विल स्वेल अप, सेल पूरी की पूरी फूल जाएगी। और कंप्लीट टर्जिडिटी क्या होती है कि एक सेल जो है वो जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पानी को एब्जॉर्ब कर सकती थी, अगर उस सेल ने उतना कॉन्सेंट्रेशन में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो दैट सेल इज़ नोन एज फुल्ली टर्जिड, ठीक है। लेकिन फ्लैसिडिटी की कंडीशन क्या हो जाती है, सेल का श्रिंक हो जाना। जैसे ही हमने सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, सेल में क्या प्रोसेस होएगा, एक्सोऑस्मोसिस होएगा, और एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू सेल से पानी बाहर निकल जाएगी, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लैसिड कंडीशन, ठीक है, फ्लैसिडिटी की कंडीशन। टर्जिड और फ्लैसिड का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। टीपी क्या होता है, टर्गर प्रेशर। सेल जो है जब फुली टर्जिड कंडीशन में होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसके जवाब में या इसके बाद में काउंटर एक्शन के तौर पर सेल वॉल वापस एक प्रेशर लगाते हैं जिसे कहा जाता है वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होते हैं नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी सिमिलर होती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो इनके आगे क्या लगता है, माइनस, ठीक है। अगर सेल को आपने किस में रखा है, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में, तो पहली बात तो ये टर्जिड होगी नहीं, क्योंकि टर्जिडिटी का मतलब क्या है, वाटर का फुल्ली वाटर एब्जॉर्ब इसने कर लिया, सैचुरेटेड विद वाटर, तो टर्जिड तो ये होगी नहीं, ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। फ्लैसिडिटी की कंडीशन में आती है एंड इट्स टीपी बिकम ज़ीरो और डीपीडी बिकम ज़ीरो। डीपीडी जो होता है इसका फॉर्मूला है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। इस टाइम पे टर्गर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो या काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा सकती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या होएगा, ज़्यादा होगा, टर्गर प्रेशर काफ़ी कम होएगा, तो डीपीडी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और वैसे अगर हमें ध्यान रखना है, डीपीडी क्या होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। जहाँ पर भी डीपीडी आ रही है आप उसे ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ वाटर डिमांड, पानी की कितनी डिमांड है, एक लेमैन की लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं। अगर सेल फ्लैसिड है तो डीपीडी या पानी की डिमांड सेल में क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल का जो नेचुरल पानी था वो भी निकल गया बाहर प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन के कारण। तो डीपीडी कम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, डीपीडी क्या होगा, बढ़ेगा, वाटर डिमांड विल इंक्रीज। अगर हमें फॉर्मूलाज में नहीं पढ़ना तो हम इसे सीधा भी समझ सकते हैं, डीपीडी का मतलब वाटर डिमांड, वाटर डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन में क्या हो गया, गलत, क्योंकि वाटर डिमांड जीरो नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेल विल बिकम फ्लैसिड एंड टीपी, टर्गर प्रेशर, जो सेल की फुली टर्जिडिटी की कंडीशन के कारण लग रहा था, ये कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टर्गर प्रेशर विल बी जीरो। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन इट इज केप्ट इन। हमने बात की थी हाइपरटोनिक में रखने पर सेल से पानी बाहर निकल जाता है, ज़्यादा हाइपरटोनिक में रख दिया तो प्लाज्मोलाइसिस, और हाइपोटोनिक में रखने पर सेल जो होती क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है, क्योंकि वाटर का क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस, वाटर सेल के अंदर की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process in which water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall.
ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया, हमने अभी बात की थी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर पानी जो है सेल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस की। और एक्सोऑस्मोसिस इतना ज़्यादा हो रहा है कि सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो रही है एंड सेल बिकम श्रिंक्ड। जो फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन होती है सेल की, उसमें इतनी कंडीशन आ जाती है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्लियरली विजिबल गैप बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस और बल्क फ्लो। हमने अभी बात की थी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सीड्स व्हेन सोक्ड इन वाटर दे इम्बाइब बिकॉज ऑफ। सीड्स जो होते हैं इनमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन कहते हैं, ठीक है। इम्बाइबिशन क्यों होता है सीड्स के अंदर, इम्बाइबिशन का सीधा सा मतलब है कि नॉर्मली जब हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन पूरा अंदर तक होता है। जैसे कि अगर आपने एक स्पॉन्ज को भिगोया तो स्पॉन्ज पानी को पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज़ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन वही अगर आपने एक चॉक को भिगोया तो चॉक ऊपर ऊपर होती है, वो होता है आपका एड्जॉर्प्शन, ठीक है, उसे कहते हैं एड्जॉर्प्शन। और इम्बाइबिशन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है कि कुछ कोलॉइडल सब्सटेंस होते हैं। मेनली यहाँ पर क्या चीज़ है, इम्बाइबिशन के अंदर कोलॉइडल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपनी सरफेस के ऊपर पानी को क्या कर देते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। इम्बाइबिशन में प्रोसेस जो होता है वो कौन सा होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। और जो भी मटेरियल इम्बाइबिशन कर रहा है दे विल एड्जॉर्ब, और वो कैसे होंगे, कोलॉइडल होते हैं, ठीक है। तो सीड्स के अंदर क्या होता है, जब सीड्स को जर्मिनेट करना होता है, सीड्स को जैसे आपने ज़मीन में या पौधे में लगाया, उसके बाद में जैसे हम उसको वाटर देंगे, पानी देंगे, तो इनिशियल तो क्या प्रोसेस होता है, इम्बाइबिशन होता है। इम्बाइबिशन का मतलब कि इनिशियली तो जो सीड कोट होता है, टेस्टा एंड टैगमन, वो वाटर को सिर्फ क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वहाँ पे कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो इम्बाइबिशन को हिंदी में कहते हैं अंतःशोषण। शुरुआत में क्या होता है, अधिशोषण यानी कि एड्जॉर्प्शन, बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, ठीक है। तो इम्बाइबिशन का प्रोसेस ही हो गया। और इम्बाइबिशन जो है वो क्यों होता है, प्रोसेस यहाँ पर भी सेम ही रहेगा जो हमने डीपीडी में पढ़ा था कि ओपी इनसाइड द सीड इज़ वेरी लो। नहीं, सीड के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा या कम है, अगर प्लेन वाटर है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 0। वाटर में तुमने जितना सॉल्यूट मिला दिया उसका ओपी उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे तो पानी की वैसे भी कमी है, सीड्स में 40 to 50% ही वाटर होता है। ओपी ऑफ वाटर इज़ हाई, प्लेन वाटर का ओपी कभी भी हाई नहीं होता, प्लेन वाटर का ओपी 0 होता है, ठीक है। डीपीडी ऑफ सीड इज़ वेरी मच लो। नहीं, सीड के अंदर क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है तो उसकी डीपीडी, वाटर डिमांड, बहुत ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सीड कोट एंड वाटर, ये सही है कि सीड कोट जो होते हैं, टेस्टा और टैगमन, उनके बीच में और पानी के बीच में वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। दोनों के बीच में पानी जो होता है उसका बीच में क्या होता है, ग्रेडियंट। उधर प्योर वाटर है, इधर सीड कोट है जिसमें 40 to 50% ही क्या है, वाटर है। तो वाटर विल मूव अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, वही डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होएगा। लेकिन वहाँ पे जाकर के प्रोसेस क्या होता है, इम्बाइबिशन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Stomatas in angiosperm open and close due to their genetic constitution, effect of hormones, change of turgor pressure in guard cells, pressure of gases inside the leaves, ठीक है। तो स्टोमेटास जो होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का रीज़न क्या होता है कि स्टोमेटास बने होते हैं हमारे दो सेल्स के, जिनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होती है। इनको सराउंडिंग जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या कहलाती हैं, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि गार्ड सेल्स जो है इनका ओपी जो है वो बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण इनके टर्गर प्रेशर में भी चेंजेस होता है। और गार्ड सेल्स जो होते हैं सब्सिडरी सेल्स से गार्ड सेल की तरफ पानी क्या हो जाता है, मूव करता है। इनका ओपी बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें जो स्टार्च होता है दिन में वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। ग्लूकोज सॉल्युबल है पानी में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। जैसे ही सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती है। गार्ड सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होने के कारण जो इनिशियली इस कंडीशन में होती है वो कैसे हो जाती है, इस तरीके से स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन ये फूलती नहीं है, ठीक है।
इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इनर सेल्स में बहुत ज़्यादा कम होती है, थिक होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, तो ये एक तरीके से कॉनकेव शेप में आ जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होती है, जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन होते हैं, और क्लोजिंग के टाइम पे इसके अपोजिट प्रोसेस होता है कि जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, गार्ड सेल से किस में चला जाएगा पानी, सब्सिडरी सेल्स में, ठीक है। और जब एक्सोऑस्मोसिस हो गया तो वो वापस से क्या हो जाएंगी, सेल्स श्रिंक, और इनर सेल्स भी आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, चेंजेस ऑफ टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल्स। इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस, in the external solution, if the external solution balances the osmotic pressure of cytoplasm, अगर हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जो सेल के साइटोप्लाज्म को बैलेंस कर रहा है, यानी कि जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है सेम वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन किसका है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन का है। वही बात आ गई 5% वाली, कि जिन दो सॉल्यूशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, एटॉमिक और हाइपरटोनिक। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन, ठीक है। इम्बाइबिशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स, नो, वाटर अपटेक जो होता है वो कैसा होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन है, और इम्बाइबिशन हमारा कैसा प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टोमेटा, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, स्टोमेटा स्पोर्स होता है वो खुल जाता है सीधा, और जो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है उसी से ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट अप इन द सॉइल, यस, ये हम पहले भी बात कर सकते हैं, कर चुके हैं, कि सीड्स का जो है वो फूल जाना जब इनको किस में रखा जाता है, सॉइल के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस इम्बाइबिशन, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास जो होता है वो किसके कारण होता है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ओपनिंग और क्या होती है, क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो इम्बाइबिशन के एग्जांपल की बात करते हैं तो एक तो होता है सीड्स का फूल जाना, एक वो होता है कि अगर कई बार ड्राई वुड जो होती है, दरवाजे वगैरह ये हो गए, ठीक है, तो वो रेनी सीजन के दौरान या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पर वुडन चीज़ें जो होती हैं, दरवाजे वगैरह, ये फूल जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस भी कौन सा है, इम्बाइबिशन प्रोसेस ही है, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए फूल जाता है, फिर जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है वो भी कैसे हो जाते हैं, नॉर्मल। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस नोन एज इम्बाइबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स इंक्रीज in its volume by the absorption of water through osmosis, diffusion, imbibition and plasmolysis। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, imbibition। Which of the following organism helps in the absorption of water and mineral ions from the soil, ठीक है, nostoc, anamina, mycorrhiza and spirulina। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये दोनों किसके मेंबर हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये दोनों कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज, या जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, ठीक है। साइनोफाइसिन और नॉस्टॉक और एनाबिना के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इनके अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे हैव अ कैपेसिटी फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सिंगल सेल होती है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और ये जनरली इस तरीके के क्या बना लेता है, फिलामेंट्स बना लेता है, लेकिन इनके अंदर वाटर और सॉइल के एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी नहीं होती है। ये जब सिम्बायोसिस करते हैं तो ये किसके साथ में इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पाइरुलिना भी आपके कैसी है, ग्रीन एल्गी है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइकोराइजा, देखिए इस टर्म को तोड़िए, माइको ये आया है माइकोटा से, माइकोटा का मतलब क्या होता है, फंजाई, राइजा राइजोम, या इसे मैं कह सकती हूँ रूट्स, राइजोम या रूट्स एक ही बात होगी, दोनों का काम क्या होता है, ठीक है, आपके वाटर का क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। माइकोराइजा जो है क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स, फंगल सेल्स और रूट्स का एसोसिएशन या सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, फंजाई को तो प्लांट रूट्स जो होती है वो खाना दे देती है, फूड प्रोवाइड करवा देती है, और फंगल सेल्स जो होती हैं वो वाटर और मिनरल का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करके किसे दे देती है, रूट को दे देती है। बहुत कॉमन मोस्ट एग्जाम्पल जो है इसका कौन सा है, पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, हिंदी में से कहा जाता है चीड़ के वृक्ष,
ठीक है। पाइनस के जो प्लांट है उसके अंदर माइकोराइजल रूट देखने को मिलती है। इवन पाइनस और माइकोराइजा का जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाइनस के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फंगल की ज़रूरत होती है, फंगल सेल्स की। अगर पाइनस के सीड्स के ऊपर फंगल सेल्स ग्रो नहीं करेगी, यानी कि पाइनस के बीज जो है वो माइकोराइजा के साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, तो पाइनस का सीड जर्मिनेट भी नहीं कर पाता है। तो उसको जर्मिनेशन के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फंगल एसोसिएशन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स? वाटर थ्रू प्लांट्स का क्या मतलब है कि पिछला क्वेश्चन, पहले तो हमने बात की थी कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वाया रूट्स, वो किससे हो रहा है? वो हो रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। लेकिन थ्रू प्लांट्स का क्या मतलब है कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, फ्लोएम की जाइलम के जो स्टेम की जो जाइलम होती है उनके अंदर पानी का नीचे से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, उसके लिए जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज कोहेजन थ्योरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, रूट प्रेशर और कैपिलरीज। इनिशियली कैपिलरी थ्योरी दी गई थी, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कैपिलरीज की जो विड्थ होती है वो कम होती है और जाइलम की जो वेसल्स होती है उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट का सॉइल से एब्जॉर्प्शन करना जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, दैट इज पैसिव, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी कुछ प्लांट्स के लिए हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। रूट प्रेशर का क्या मतलब है कि जो रूट की लिविंग सेल्स होती हैं वो प्रेशर लगा करके पानी को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, यानी कि वो एनर्जी खर्च करके एक्टिवली वाटर को ऊपर पुश कर रही हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि इतना ज़्यादा हायर प्रेशर नहीं होता कि वो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक पानी को क्या कर सके? पुश कर सके। पुश कुछ टाइम के लिए या कुछ डिस्टेंस तक किया जा सकता है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक नहीं। और कुछ प्लांट हमें पता है वो कई हज़ारों मीटर तक टॉल होते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि उन प्लांट्स में कोहेजन और एडेशन फोर्सेस जो होते हैं वो काम में आता है। कोहेजन और एडेशन का क्या मतलब होता है? एडेसिव फोर्स यानी कि दो अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और कोहेजन फोर्स या कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो जो जाइलम की वेसल्स हैं इसमें जाइलम का एक कंटिन्यूस कॉलम बना रहता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस कॉलम क्यों बना रहता है? क्योंकि वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और वाटर और जाइलम की सेल वॉल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके कारण एक वाटर का कंटिन्यूस कॉलम जो होता है इसको मेंटेन करके रखा जाता है। अगर पानी की कमी हो रही है तो इस कॉलम को मेंटेन करके रखने के लिए जाइलम की जो विड्थ है वो कम हो जाती है, जाइलम की वेसल्स जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। अगर पानी ज़्यादा है तो ये अपनी उसमें प्रॉपरली क्या रहेगी? थिकनेस इसकी प्रॉपर, विड्थ प्रॉपर रहेगी, ठीक है। और ये जो वाटर कॉलम है ये ऊपर की तरफ किससे कनेक्टेड होता है? लीव्स और की मिडरिब से, ठीक है। तो जैसे ही लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज से ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये जो वाटर कॉलम है ये पानी को क्या करता है? नीचे से पुल करता है, इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। और रूट प्रेशर जो है वो क्या करती है? पुश करता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द कोहेसिव थ्योरी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। When a root absorbs minerals from a region of lower concentration to a region of higher concentration and needs energy, this type of absorption is called, कि जब रूट्स जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी देनी पड़ जाएगी दैट इज द एक्टिव फॉर्म, या वो प्रोसेस कौन सा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। गार्ड सेल्स हेल्प्स इन, हमने बात कर ली थी स्टोमेटास जो होते हैं उसके चारों तरफ वो किससे बने होते हैं? दो गार्ड सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन करवाना, ठीक है। गार्ड सेल्स जो होती हैं दीज आर हेल्प इन या हेल्पफुल इन ट्रांसपिरेशन। प्रस्वेदन नहीं इसे कहा जाता है हिंदी में वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन फैसिलिटेट्स, ट्रांसपिरेशन जो होता है उससे क्या हो सकता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर प्लांट्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, प्लांट में एक्सक्रीशन का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है।
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास जो होती है वो ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रांसपिरेशन पुल की, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है इट इज़ नेसेसरी ईविल, ऐसे कहा जाता है कि ये नेसेसरी भी है और ये ईविल भी है। ईविल क्यों? क्योंकि इससे वाटर का क्या होता है? लॉस। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स जो होते हैं CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन दिन के टाइम पे क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटास की ओपनिंग और क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, वाटर लॉस भी किससे हो जाता है? डिफ्यूजन से हो जाता है। लेकिन इसके कारण होता क्या है कि जो वाटर का जो कंटिन्यूस कॉलम है उस कॉलम के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल का प्रेशर। ठीक है, इस ट्रांसपिरेशन पुल से ये जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, वो रूट्स तक जाती है और रूट्स जो होती है पैसिवली क्या कर पाती है? ईजिली वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब। जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा जड़ें उतनी ज़्यादा क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। Transpiration rate is measured in an apple plant on both surfaces of the leaves. It will be higher on. सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एप्पल कैसा प्लांट है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, और डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स का क्या मतलब है? इनकी अपर और लोअर सरफेस एक जैसी नहीं होती है। इनकी लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटास नंबर ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटास जो होते हैं वो क्या होता है? कंपैरेटिवली कम। तो जब ट्रांसपिरेशन रेट मेजर की जाएगी तो लोअर पे स्टोमेटास ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन भी किस में ज़्यादा होगा? लोअर सरफेस के ऊपर। तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है इट विल बी हायर ऑन द लोअर सरफेसेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Who proposed that the upward and downward movement of materials take place? ठीक है, शुरुआत में ये माना जाता था कि यूनिडायरेक्शनल ही होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसने ये बताया कि मटेरियल यानी कि फ्लोएम के अंदर जो भी सुक्रोज और स्टार्च पड़ा है वो, इसका मूवमेंट अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, लिटरल डायरेक्शन में भी होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सैक्स, बोहेम, डिक्सन और कर्टिस। तो साइंटिस्ट का नाम है, डायरेक्ट याद रखना है हमें। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कर्टिस ने। सिंक्स आर रिलेटेड टू, अगर हम सिंक्स की बात करते हैं तो जब फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एक थ्योरी आती है प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोर्स और एक होता है सिंक। कि जैसे जो स्टार्च है वो बन रहा है, स्टार्च बन कहाँ पे रहा है? जहाँ पे सोर्स वो होता है जहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि जो ग्रीन पार्ट हो गया वो लीव्स होगी, या अगर ग्रीन स्टेम है वो, दैट इज़ द सोर्स। सिंक जहाँ पे फूड की ज़रूरत है, रूट्स, या जहाँ पे फूड को स्टोर किया जा रहा है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए वो, तो दोज आर सिंक। तो इनका जो रिलेशन है वो किससे होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल से होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड से होता है। सिंक्स आर रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड फूड्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। The hypothesis accepted for the translocation of sugar. The hypothesis accepted for the translocation of sugar from source to sink. ठीक है, सोर्स क्या था? जहाँ पे फूड का सिंथेसिस हो रहा है, सिंक जहाँ पर फूड इज रिक्वायर्ड। तो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो, या इसी का ही दूसरा नाम क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो बनने वाला फ्रक्टोज है उसको डाइसैकेराइड शुगर में, सुक्रोज में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ से उस सुक्रोज को एक्टिवली एनर्जी खर्च करके फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, और उस कंपेनियन सेल से इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? सीव ट्यूब सेल्स में। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है? एनर्जी खर्च की जाती है। इसी के साथ ही क्योंकि सीव सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सुक्रोज की, तो जाइलम वेसल्स जो होती हैं उन वेसल से वाटर अपने आप अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र करते हुए किस में पहुंच जाता है? सीव सेल्स में।
और ये प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो ग्लूकोज सुक्रोज का ट्रांसफर तो कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव। और वेसल से पानी का ट्रांसफर जो होता है सीव ट्यूब में, वो कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस, एंड इट इज ऑस्मोसिस। अब सीव ट्यूब की जो सेल्स होती है उसमें सॉल्यूट भी ज़्यादा है और सॉल्वेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको ओपी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो सिंक के पास में एरिया होता है वहाँ पे ओपी क्या होता है, कम। तो इसका पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन है, यानी कि पूरा का पूरा जो वाटर प्लस सुक्रोज है, वो हायर ओपी से लोअर ओपी की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसफर। जैसे कि हमने मान लिया कि कहाँ पे पहुँच गया, रूट के पास में। अब रूट के पास में पहुँचने के बाद में जो सीव ट्यूब सेल्स है उनसे सुक्रोज को कहाँ पे कर दिया जाता है, आउटसाइड द सेल, यानी कि जो रूट की जो सेल्स होती है वहाँ पे सुक्रोज को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। और ये प्रोसेस भी कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस है। सुक्रोज का सीव ट्यूब्स में जाना भी एक्टिव प्रोसेस है, सुक्रोज का सीव ट्यूब से निकलना भी क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही सुक्रोज गया तो उसकी ओपी जो होगी वो क्या होगी, कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो वाटर जो है वो भी वहाँ से निकल के वापस किस में चला जाता है, जाइलम की वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये प्रोसेस कैसा होएगा, ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस। और ये कैसा होता है, पैसिव। तो इस तरीके से बल्क में सोर्स से सिंक के अंदर किसका ट्रांसफर होता है, फूड मटेरियल का। और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ, हमने अभी बात की थी कि जाइलम से फ्लोएम में पानी का जो मूवमेंट है वो कैसा प्रोसेस होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्यूट ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑस्मोसिस। During fruit development, photosynthesizing leaves would be dash and the fruit would be sorry for the disturbance। फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान जो लीव्स होती हैं वो कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पे फूड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो लीव्स विल बी द सोर्स। और फ्रूट में फूड कैसा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो वो कैसा रहेगा हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोर्स एंड सिंक। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ डैश कंडीशन इन द फ्लोएम। हमने बात की थी कि फ्लोएम की जो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होती है उनके अंदर एक्टिवली सुक्रोज को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिवली इसमें ट्रांसफर कर रहा है तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर, आइसो या हाइपो। तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो जो एरिया है वो सुक्रोज की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के कारण कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। इसके हाइपरटोनिक होने के कारण ही जाइलम की जो वेसल्स होती है उससे क्या होता है, वाटर का क्या होता है इधर, ट्रांसफर। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, ठीक है। ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर दोनों की अगर हम बात करते हैं तो उन दोनों से वाटर क्या होता है, जाता है। तो ट्रांसपिरेशन की हमने पहले बात की थी, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, वाटर को पुल, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोएजन एंड एडेशन थ्योरी जो थी वो। और रूट प्रेशर जो है वाटर को नीचे से धक्का देता है, तो इट डू द पुश, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से वाटर को पुल किया जाता है और रूट प्रेशर से वाटर को क्या किया जाता है, पुश। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पुलिंग एंड पुशिंग इट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, ठीक है। रूट प्रेशर जो होता है वो किसके लिए डेवलप होता है, हमने बात की थी रूट प्रेशर जब डेवलप होता है तो एक्टिवली काम में लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें एनर्जी खर्च करके वाटर को क्या किया जाता है, पुश। तो लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, पैसिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जब रूट्स जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो पानी को कर रही है चाहे वो मिनरल्स को कर रही है, उस टाइम पीरियड पे रूट्स के अंदर रूट प्रेशर की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा। और जब रूट्स पैसिव एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 98 to 99% तक, तो उस टाइम पीरियड पे रूट्स में एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम, और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, वाटर पोटेंशियल या इसे हम क्या कह सकते हैं, साई। वाटर पोटेंशियल है तो इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई डब्ल्यू से। साई डब्ल्यू की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो ये होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल
प्लस प्रेशर पोटेंशियल, साई एस को कहते हैं ऑस्मोटिक, साई पी को कहा जाता है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। साई डब्ल्यू जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, डीपीडी के बराबर, सिर्फ साइन उल्टा होता है। और जब प्योर वाटर होता है दोनों की डीपीडी और दोनों का साई डब्ल्यू जो है वाटर पोटेंशियल वो क्या होता है, ज़ीरो। जैसे जैसे हम वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट मिलाएंगे, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम, यानी कि उसकी वैल्यू किस में आती जाएगी, नेगेटिव में आती जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जो होता है जिसमें 100% वाटर हो, उसका साई डब्ल्यू जो है वो क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सॉल्यूट में आने पर इसकी वैल्यू किस में आती जाएगी, नेगेटिव में। ग्रास लीव्स कर्ल्स इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ग्रास जो होती है वो कैसी है, मोनोकोटिलिडन्स है। इसकी जो पत्तियां हैं ड्राई वेदर के दौरान क्या हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। एप्रोप्रिएट रीजन, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मीजोफिल्स एंड टाइलोसिस इन वेसल्स, ठीक है। तो हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि जो बुलिफॉर्म सेल्स होती है वो ग्रासेस की अपर एपिडर्मिस पे मिलती हैं और इनका काम क्या होता है कि जब पानी की कमी हो जाती है तब ये फ्लैसिड हो जाती हैं और फ्लैसिड होने के कारण इनसे पानी बाहर निकल जाता है एंड लीव्स क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। जैसे ही इनको पानी प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होगा ये सेल्स वापस से किस में आ जाती हैं, टर्जिडिटी की कंडीशन में, और लीव्स धीरे धीरे प्रॉपर क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट, ठीक है, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको हम कई बार क्या कह दिया जाता है कि जो ग्रास की जो टिप होती है, रूट लीफ की जो टिप होती है उसके ऊपर पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मिलता है, या तो ये लेट नाइट कंडीशन में होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पानी का इस तरीके से बाहर आना, इसको कहा जाता है गटेशन। गटेशन के अंदर पानी के साथ में कुछ मिनरल्स भी बाहर आते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेशर जो है, यानी कि जो पीछे से जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द रूट प्रेशर, ठीक है। क्योंकि नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है और रूट्स जो होती हैं उनमें पानी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा, तब रूट्स जो है वाटर को क्या कर देती है, ऊपर की तरफ पुश कर देती है। और ग्रासेस जो होती हैं, ग्रासेस की लेंथ हमेशा कम होती है, वो कुछ फिट तक ही होती है, तो वहाँ पे रूट प्रेशर क्या कर सकता है, इजीली काम कर सकता है, ठीक है। ग्रासेस बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, लंबे जो ट्रीज़ होते हैं वो जनरली डाइकॉट में देखने को मिलते हैं। ग्रासेस हमेशा छोटी छोटी होती है, कुछ फिट, मैक्सिमम हाइट इनकी कुछ फिट हो सकती है, तो वहाँ पे रूट प्रेशर क्या है, इजीली पानी को पुश कर सकता है कुछ फिट तक, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम क्या है, गटेशन, और गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है दैट फोर्स इज नोन एज रूट प्रेशर, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई रियली 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 अपोलोजाइज फॉर द डिस्टर्बेंस टुडे, ठीक है। आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगी कि ये डिस्टर्बेंसेस जो है वो आपको ना हो। सो आई हार्टली अपोलोजाइज टुडे। थैंक यू।